वेलकम टू डॉक्टर अश्विन साइंस वर्ल्ड। तो बेटा आज हम बुक पेज नंबर 16 और 17 पे जो ये पैराग्राफ्स दिए गए हैं इन सभी पैराग्राफ्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो उस क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा है कि विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमें पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह का, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपने ये पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इसका मतलब एनर्जी जो है उसमें ज्यादा रिलीज होती है, और इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो है ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और ये हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में होता है। वही अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो इसमें जो है कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका मतलब एनर्जी जो रिलीज होती है वो लेस रिलीज होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो जर्मिनेटिंग सीड्स, आरबीसी और कुछ ऐसे ऑब्लिगेट एनोरोब्स मतलब कुछ बैक्टीरिया, इनमें जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है होती है वो कम होती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो आपको तो पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और ईटीएस दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बराबर है। ये हमने पढ़ा था बेटा कि ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें तीन मेजर स्टेप्स थे। पहला था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें से ये टीसीए और ईटीसी कहाँ होती थी, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा एटीपी जनरेट होते थे। तो इसीलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एटीपी बनता है। देन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और दिए गए हैं, क्योंकि आपको समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि वेयर डज एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो बेटा जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है तो वो स्टोर किया जाता है लीवर में और हमारे मसल्स में। लेकिन ये ग्लूकोज जब एक्सेस होता है तो इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ग्लूकोज अगर मोनोमर है और ये बढ़ रहा है तो इसको पॉलीमराइज करके जो है स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लेकिन ये कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो लीवर और हमारे मसल, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तब इस ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है और इसको ग्लूकोज में अगेन कन्वर्ट किया जाता है अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और बाहर से अगर आपको एनर्जी नहीं मिल रही है तब के केस में। अभी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आपको तो पता है कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, तो जैसे कि पल्सेस, बराबर है, एग्स, मीट, ये पूरे जो है प्रोटीन के सोर्सेस है। और प्रोटीन जो है किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। और हमने चैप्टर 1 में ये ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि कैसे जो है प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है, बराबर। तो अमाइनो एसिड साथ में आके, क्योंकि अमाइनो एसिड तो मोनोमर है और प्रोटीन है पॉलीमर है, इसका मतलब अमाइनो एसिड साथ में आते हैं तो क्या बनता है, पेप्टाइड। और पेप्टाइड ऐसे पूरे साथ में है तो पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, तो पॉलीमर है। तो प्रोटीन बनता किससे है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। उसके बाद प्रोटीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके बुक में दी गई है, तो उसको जो है हम अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करके पढ़ लेते हैं। तो बेटा प्रोटीन हमने पॉलीमर बोला, इसका मतलब इसका साइज जो है काफी ज्यादा होगा। तो ये माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, तो प्रोटीन दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इनका साइज अगर देखा जाए तो वो काफी बड़ा होता है, मोर देन 1000 जो है इनका मोलिकुलर वेट होता है, डाल्टन जिसे हम बोलते हैं। तो ये केस में प्रोटीन याद रखो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज्ड, ठीक है, बड़ा। वही देखा जाए तो ये प्रोटीन कैसे बनता है,
तो प्रोटीन हमने अभी बोला कि प्रोटीन बनने के लिए अमाइनो एसिड्स मतलब इन मोनोमर्स को ज्वाइन होना पड़ता है थ्रू बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपको जो अमाइनो एसिड डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें बॉन्डिंग जो होती है वो पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। और ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड चेन साथ में आके मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन साथ में आके क्या बनता है, प्रोटीन, जो कि एक पॉलीमर है, जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। और प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन को बोला जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे कि मीट है, एग्स है, तो ये सभी क्या है, एनिमल ओरिजिन से मिलने वाले प्रोटीन्स है, इन्हीं को बोला जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और प्रोटीन से हमें एनर्जी कितनी मिलती है, सो वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो ये आपको पूछा जाता है कि प्रोटीन से एनर्जी जो है कितनी मिलती है, तो पर ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरी जो है एनर्जी मिलती है। अभी प्रोटीन का डाइजेशन जो है हमारे बॉडी में कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो मुझे बताओ कि प्रोटीन अगर मैक्रोमोलिक्यूल है और इसको हमने डाइजेस्ट किया मतलब ब्रेक डाउन किया तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉलीमर को ब्रेक डाउन किए तो आपको मोनोमर मिलता है। और ये डाइजेस्ट करने वाला, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है, उसका नाम है प्रोटीएज। और ये प्रोटीएज का काम क्या है कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना मतलब कन्वर्ट करना किसमें, अमीनो एसिड्स में। और फिर ये अमीनो एसिड बॉडी में एब्सॉर्ब किए जाते हैं और ब्लड के द्वारा जो है ईच ऑर्गन और सेल को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फिर ये ऑर्गन और सेल जिनको अभी अमीनो एसिड मिल रहा है, तो इनको ये यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑर्गन एंड सेल, या आप होल बॉडी को बोल सकते हो, क्योंकि हर एक ऑर्गन और सेल को जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन वो प्रोटीन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स कहाँ से मिल रहा है, तो डायट्री सोर्स क्या था, तो प्रोटीन इसको ब्रेक डाउन करके जो है इन अमीनो एसिड को बॉडी में यूटिलाइज किया फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन का काम होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में ये रोल प्ले करने वाले कौन होते हैं, तो प्रोटीन ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो ये प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बने, तो ये जो है किस तरह के बनाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिस अमीनो एसिड यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन इन द बॉडी। तो ऐसे कौन से वो देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो स्किन में जो है अमीनो एसिड्स यूटिलाइज करके प्रोटीन बनाया जाता है, दैट इज मेलानिन, जो कि हमारे पिगमेंटेशन मतलब कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही केराटिन, ये भी एक प्रोटीन है। हमारे हेयर में, हमारे नेल्स में क्या होता है, तो केराटिन होता है। इवन बोन बनाने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बराबर। जैसे कि ऑसिन, ये एक प्रोटीन है। इवन सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, और ये बनाने के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। इवन कुछ हार्मोन्स जैसे कि पैनक्रियाज में बीटा सेल इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है, और इस इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको वो मेंटेन करता है। ग्लूकोज अगर ज्यादा हुआ तो वो रिड्यूस करता है या बैलेंस करता है। और ये इंसुलिन बनाने के लिए भी अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। इसका मतलब इंसुलिन ये क्या है, तो एक पेप्टाइड हार्मोन है। इवन ट्रिप्सिन, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, और इसको बनाने के लिए भी जो है अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रिप्सिन खुद ये क्या है, तो एक एंजाइम है। ठीक है। और एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, वो जो है रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। ठीक है, वो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, आप बोल सकते हो। और एंजाइम मोस्टली दे आर प्रोटीन होता है। इवन कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स ये भी प्रोटीनिशियस होता है, मतलब इनको बनाने के लिए अमीनो एसिड की भी आवश्यकता होती है। इवन हमारे मसल्स में जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एक्टिन और मायोसिन जो कि फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स है, इनको बनाने के लिए भी अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। और ब्लड में हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, बराबर। इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, और इसीलिए ये डिफरेंट ऑर्गन सेल को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दे आर द कैरियर प्रोटीन। ठीक है। इवन एंटीबॉडीज क्या है,
तो बेटा एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में सोल्जर की तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो इसको जो है न्यूट्रलाइज करने का काम, इनको मारने का काम ये एंटीबॉडीज करते हैं। इवन पैरासाइट को भी डिस्ट्रॉय करने का काम ये एंटीबॉडीज करते हैं। तो ये सारे क्या है, तो ये प्रोटीन यहाँ पे आपको बुक में जो है डायग्राम के फॉर्म में दिए गए हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ आपको जो है इंफॉर्मेशन दी गई उस पैराग्राफ में, वो भी जो है आपको पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि बॉडी में जब अमीनो एसिड एक्सेस होता है, बराबर, तब उस केस में किया क्या जाता है। तो बेटा याद रखो, जब भी बॉडी में अमीनो एसिड एक्सेस होते हैं तो वो कभी भी स्टोर नहीं किए जाते, तो इनको जो है ब्रेक किया जाता है और इनको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, और इस अमोनिया को जो है बॉडी से बाहर फेंका जाता है। और ये अमोनिया को बिल्कुल भी बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि अमोनिया ये काफी टॉक्सिक होता है। अगर ये स्टोर हो गया तो हमारी सेल की डेथ हो सकती है, और आपको पता है जब सेल की डेथ होगी तो टिश्यू की डेथ, और टिश्यू की डेथ होगी तो ऑर्गन काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इस अमोनिया को तुरंत बॉडी के बाहर फेंक देना चाहिए, और हमारी बॉडी यही करती है। जब भी हमारे बॉडी में अमीनो एसिड एक्सेस हुआ तो इनको तोड़ा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, और इस अमोनिया को बॉडी के बाहर फेंका जाता है। वही अगर नेसेसरी है तो उस केस में क्या किया जाता है, तो प्रोटीन अगर ज्यादा है और बॉडी को उस प्रोटीन की आवश्यकता है, तब इस प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब देखा जाए तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें शुगर जो है बनाया जाता है फ्रॉम द नॉन शुगर सोर्सेस या नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि बॉडी में जब ग्लूकोज नहीं है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स खत्म हो गया, फैट भी खत्म हो गया, तब जब एक्सेस प्रोटीन होता है बॉडी में तो उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छी तरह से याद रखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस या कर्पॉड, उसे बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद इस पैराग्राफ में दिया है कि प्लांट जो है अमीनो एसिड प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो नेसेसरी अमीनो एसिड बनाने के लिए इनको मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जो कि वो सॉइल से लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डी नो दिया है इसका मतलब होता है स्टार्टिंग अफ्रेश, मतलब अन्यू, मतलब एक बिगिनिंग से स्टार्टिंग हम बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग जिससे अमीनो एसिड बनाए जाते हैं, मतलब मिनरल से, तो उसे डी नो बोला जाता है। और वही एक एंजाइम जो कि प्रोटीन है, तो ये रूबिस्को एंजाइम प्लांट्स में होता है, पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट में। और ये रूबिस्को एंजाइम ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है फाउंड इन नेचर। यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये रूबिस्को एंजाइम नेचर में सबसे ज्यादा जो है मिलता है। तो इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर, रूबिस्को। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिपिड। तो बेटा लिपिड्स ये बनते कैसे हैं। तो लिपिड्स जो होते हैं वो अल्कोहल और फैटी एसिड इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो ये सपोज फैटी एसिड, हम एक एग्जांपल लेते हैं, और ये क्या है, तो एक अल्कोहल है जो कि ग्लिसरॉल हम इसे बोलेंगे। और अल्कोहल का इंडिकेशन ये इस ग्रुप से किया जाता है, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और फैटी एसिड को फैटी एसिड इसलिए बोला क्योंकि एक एंड में अगर देखोगे तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, मतलब एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो ये आर ग्रुप, जिसे हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले आगे। ठीक है, लेकिन याद ये रखना है कि लिपिड मतलब क्या होता है, तो ये एक सब्सटेंसेस है जो कि बनने के लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की आवश्यकता होती है, या फिर आप अल्कोहल बोल सकते हो। तो ये दोनों साथ में आए, तो जैसे यहाँ पे ग्लिसरॉल आपको दिखाई दे रहा है, तो बेटा यहाँ पे किया क्या है हम देखते थोड़ा। तो ये क्या है, तो एक ग्लिसरॉल है, ठीक है, मतलब एक अल्कोहल। और यहाँ पे इस ग्लिसरॉल में से अगर हमने इस हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस किया किसी फैटी एसिड से, तो उससे क्या बनता है, एक लिपिड बनता है। ठीक है, तो ये मोनोग्लिसराइड इसको बोला जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लिपिड मतलब क्या है। तो लिपिड बनते हैं इट इज बाय कॉम्बिनेशन या बाय द बॉन्डिंग बिटवीन
द फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो एक पहला फैटी एसिड डाला उस ग्लिसरॉल के ऊपर तो बना मोनोग्लिसराइड, बराबर। दूसरा फैटी एसिड अगर मैंने डाला तो उस केस में क्या बनेगा, डाइग्लिसराइड। और यहाँ पे तीसरा अगर फैटी एसिड डाला तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आप फैटी एसिड ऐड करके जो है यहाँ पे क्या बना सकते हो, तो ट्राइग्लिसराइड बना सकते हो। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड इसका मतलब क्या है कि एक इसमें ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, और इससे क्या बन रहा है, तो लिपिड बन रहा है। ठीक है, और ये इसमें जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो बॉन्ड क्या है वो भी देख लेते हैं। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं बेटा। तो जैसे आपने देखा कि मैंने बोला कि लिपिड क्या है, तो फैटी एसिड और अल्कोहल में जो स्पेसिफिक केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो उससे जो सबस्ट्रेट बन रहा है वो लिपिड होता है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये ईस्टर बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो लिपिड में कौन सा बॉन्ड अगर पूछा जाए आपको, तो आप बताओगे ईस्टर बॉन्ड इसमें होता है। उसके बाद लिपिड का डाइजेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है, तो लिपिड जब डाइजेस्ट किया जाता है बॉडी में, तो वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड अल्कोहल। और हमने बोला अभी कि फैटी एसिड और अल्कोहल बनके क्या बनता है, लिपिड। लेकिन अगर लिपिड को डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया, तो क्या मिलेगा आपको, फैटी एसिड और अल्कोहल। फिर इस फैटी एसिड को बॉडी में किया जाता है, तो इसको बाद में एब्सॉर्ब किया जाता है और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ओवरऑल बॉडी में। क्योंकि इस फैटी एसिड का हमारे बॉडी में काफी ज्यादा यूज होता है। जैसे कि क्या यूजेस होता है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस फैटी एसिड्स इन आवर बॉडी, तो वो भी देख लेते हैं। तो फैटी एसिड ये यूज किए जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड ये मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, तो फॉस्फोलिपिड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इस फॉस्फोलिपिड में मेनली क्या होता है, तो फैटी एसिड होता है। इवन इस फैटी एसिड का यूज हार्मोन्स बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन। ये पूरे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले बेटा, तो वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन इस फैटी एसिड का यूज जो है एक्सॉन ऑफ नर्व सेल्स के कवरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब ये जो आपको दिख रही है ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये बेटा क्या है, तो इसमें ये एक्सॉन है ये, और इस एक्सॉन के कवरिंग के लिए बराबर क्या यूज किया जाता है, फैटी एसिड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसे लिखा है दे आर आल्सो यूज्ड फॉर कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल। तो नर्व सेल्स के एक्सॉन को कवरिंग के लिए फैटी एसिड का यूज किया जाता है। तो लिपिड से हमें एनर्जी कितनी मिलती है, तो हमें लिपिड से 9 किलो कैलोरी जो है एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ लिपिड। और यहाँ पे मुझे बताओ कि ये आपको एक्सरसाइज में यहाँ पे दी है, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है बेटा कार्बोहाइड्रेट में से एनर्जी कितनी निकलती है, प्रोटीन के केस में कितनी निकलती है, तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक्सरसाइज आपको है तो आप ये कंप्लीट करो। लेकिन यहाँ पे लिपिड्स मैंने कितना बताया, तो लिपिड से आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन एक्सेस ऑफ लिपिड हो गया तो ये कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दे आर ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड, और ये हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द बॉडी। और विटामिन अगर देखा जाए तो मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। वो कौन से, तो ए बी सी डी ई एंड के। और इनको अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो कैसे, तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी। अगर कोई विटामिन फैट सोल्यूबल है तो वो कौन से है, तो वो है ए डी ई एंड के। वही वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। What vitamins are necessary for FADH2 and NADH2 production, ये क्वेश्चन आपके बुक में पूछा गया है। तो मुझे बताओ हमने FADH2 ये पढ़ा था कहाँ पे, तो हमने ये पढ़ा था पर्टिकुलरली जो है
क्रेब्स साइकिल में, बराबर। और NADH2 जो बना था ग्लाइकोलाइसिस में भी और TCA साइकिल में भी, जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और इन दोनों को भेजा कहाँ जाता है, हमने बोला था ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, किसके लिए, फॉर द जनरेशन ऑफ ATP। लेकिन ये जो FADH2 और NADH2 है, ये कोएंजाइम्स होता है और इनके सिंथेसिस के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। तो जैसे FADH2 के फॉर्मेशन के लिए राइबोफ्लेविन विटामिन B2 लगता है, वही NADH2 के प्रोडक्शन के लिए विटामिन जो लगता है वो होता है विटामिन B5, जिसे हम निकोटिनामाइड बोलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखो कि FADH2 और NADH2 क्या है, तो वो कोएंजाइम्स होते हैं, मोस्टली वो विटामिन होते हैं। Does water is essential nutrient in our body? मुझे बताओ, वाटर हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है? वाटर अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट है, क्योंकि हमारे बॉडी के वेट का 75% अगर वेट किसी का होगा तो वो होता है वाटर का। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में 65 to 75%, 70% बोलो, जो होता है वो वाटर होता है। क्योंकि ईच सेल में अगर देखा जाए तो उसके वेट बाय वेट से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 70% वाटर होता है। वही ब्लड प्लाज्मा में भी जो है 90% वाटर होता है। लेकिन ये ब्लड प्लाज्मा होता क्या है? तो आपने अगर ब्लड लिया और इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, मतलब जोरों से ऐसे घुमा दिया जैसे मशीन से होता है, तो उसमें आपको दो जो है सेपरेशन मतलब कंपोनेंट्स मिलता है। तो सबसे नीचे वाले जोन में आरबीसी होता है, वही ऊपर वाला जो कंपोनेंट जो कि येलो कलर होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, उसे ब्लड प्लाज्मा बोला जाता है। और इसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, और वाटर हमें क्यों चाहिए? तो वाटर अगर देखा जाए तो सेल के फंक्शनिंग के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट वाटर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होते, क्योंकि एंजाइम्स ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए वाटर की आवश्यकता हमारे हर सेल को होती है। और हमने अभी बोला कि हर एक सेल में ऑलमोस्ट 70% वाटर होता है, उसके बाद कार्बन का नंबर लगता है, लेकिन सबसे पहले अगर नंबर किसका लगता है तो वो लगता है वाटर का। और ये वाटर हमारे बॉडी में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यूज किया जाता है। लेकिन बॉडी में थोड़ा भी वाटर कम हो गया, जैसे कि डायरिया के केस में जो वाटर लेवल, बॉडी का वाटर जो लेवल है वो क्या होता है, कम होने लगता है। तो हमें क्या होता है, वीकनेस फील होता है, बॉडी में फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जब भी बॉडी में से वाटर थोड़ा भी लॉस होता है तो बॉडी क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका मतलब वाटर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। तो इसीलिए बोला जाता है कि वाटर जो है हमें ज्यादा डे में पीना चाहिए। डू फाइबर्स आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी? क्या फाइबर्स हमारे बॉडी में इसेंशियल होते हैं क्या? तो यस, वो बहुत ही जरूरी है। भले ही हम फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये फाइबर्स हमारे डाइट में होना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेशन में हमें हेल्प करता है, बराबर। क्योंकि कुछ जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस होता है तो उनको बाहर निकालना है, तो ये फाइबर का जो है काफी ज्यादा यूज होता है या हेल्प होती है। ठीक है, और इसीलिए हमें फाइबरस फूड जो है हमारे डाइट में रखना चाहिए। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट है जिनसे कि या फूड एटम्स है जिनसे कि हमें फाइबर्स मिलता है? सो वी ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, बराबर। तो इन सभी से हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। तो ये इसीलिए हमारे डाइट में रखना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स रखना चाहिए, फ्रूट्स रखना चाहिए, इवन सीरियल्स रखना चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है कि मैदा जो है वो ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ब्रेड वगैरह, पास्ता वगैरह, क्योंकि बेटा उसमें जो होता है वो फाइबर कंटेंट नहीं होता है। उसमें उसमें सिर्फ क्या होता है, तो व्हाइट फ्लोर होता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हमारे डाइट में होल व्हीट फ्लोर रखना काफी जरूरी है, क्योंकि होल व्हीट फ्लोर में फाइबर ज्यादा होता है।